So very good morning all. I am Shwetang and this is Unacademy UPSC. Okay, हम मॉर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन का सेशन डिस्कस कर रहे हैं एंड अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग ऑन द इंटरनेशनल लेवल इज इजराइल पैलेस्टाइन. ओके, इजराइल पैलेस्टाइन आपको पता है 7 तारीख के बाद से ऑलमोस्ट एक हफ्ता से ऊपर ही हो गया. अब तो 7 तारीख के बाद से इशू क्राइसिस डेवलप होने लगी थी और 9 तारीख के बाद से तो आपको पता ही है कि आमने सामने क्लैश कहने की बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इजरायली आर्मी जो है वो अलग सा मॉस्क के अंदर घुसती है और उसके बाद से डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं और वो आप सबको आई होप सो अब तक आपने वो चीज़ें देख ली होंगी. ठीक है, मैंने लास्ट सेशन इसी टॉपिक पे लिया था तो ऐसा नहीं होगा कि रिपीटेटिव सेशन है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोला कि सर एक बार डिटेल में वापस से चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिए दैट व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, व्हाई दिस इज गोइंग ऑन एंड दिस लेक्चर इज़ अबाउट दैट ओनली. बट लास्ट 3 दिनों में क्या हुआ है, लेबनान कैसे इन्वॉल्व हो रहा है पूरे इशू में, वो भी समझाना जरूरी है एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज. ओके, चलिए सो सेशन स्टार्ट करते हैं. न्यूज़ आई पैलेस्टीनियंस रैली एज डेथ टोल फ्रॉम इजरायली अटैक राइजेस. सिर्फ गाज़ा में 100 लोगों से ज़्यादा की जानें चली गई हैं. लेबनान से रॉकेट लॉन्चेस आए हैं, उसके रिप्लाई में इजराइल अब लेबनान पे मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं एक्शन लेगा, फिर बात बढ़ सकती है. सो पूरी बात हम समझते हैं कि क्या हो रहा है ज़मीन पे. चलिए आगे बढ़ने से पहले दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. दोज हु डोंट नो मी प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को फॉलो कर लें. थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में. तो अगर आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हैं, मेक श्योर कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. ओके, प्लेटफॉर्म पे जाएं, पहले ऐप डाउनलोड करें, प्लेटफॉर्म पे जाएं, फ्री क्लासेस अटेंड करें. फ्री क्लासेस से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है देन गो अ स्टेप फर्दर. प्लस आइकॉनिक में से जो भी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर लगे वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. ठीक है, कोड यूज़ कर लेंगे SPYT कोड यूज़ करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके साथ साथ आपको 3 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन, 10,000 रुपये की बुक्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगी. दो स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी, जिनके पास डिफिकल्टी है कि भाई जी डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, सर अकाउंट तो है लेकिन घर पे, लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं है, EMI में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं. आपको करना क्या है, मैं आपको एक लिंक बता देता हूँ. ये लिंक मैंने खुद ही डेवलप कर दिया है भाई, क्योंकि बहुत लंबा लिंक था, स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, एक्सटेंडेड लिंक है bit.ly, ठीक है, /unacademy_SPYT वो कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, इस कोड पे फिलअप करेंगे, जाएंगे फॉर्म फिलअप कर देंगे, अनअकैडमी से आपको कॉल आएगा, 2 घंटे के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन दे दी जाएगा विदाउट डेबिट और क्रेडिट कार्ड. सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन हो, गेट इन टच, आस्क योर क्वेरीज, गेट इट रिजॉल्व और प्रिपरेशन पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा. अक्टूबर में एग्जाम हो गया है. 2 स्टूडेंट्स जो स्किप करने की सोच रहे थे 2021 का एग्जाम, उनके पास अब ऑप्शन ही ऑप्शन है. मेक श्योर वो ऑप्शन को यूज़ करें. और इंटरव्यू स्टेज वाले बच्चे पूरे साइट को देख सकते हैं. जो बच्चे अभी प्रीलिम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें. चलिए देखिए, ये ऑब्वियसली आपको दिख रही है कि लोग डेड बॉडीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. द आइडिया इज कि बहुत सारे बच्चों की भी डेथ हुई है. ठीक है, गाज़ा में हो क्या रहा है, तो अब देखिए गाज़ा में हुआ क्या. पहले आप एक बार मैप से समझिए. ये अलग सा मैप है, इस मैप में कई चीज़ें समझ में आ जाती हैं. इस मैप से समझ में आती है कि किस तरीके से पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो कम होते जा रहा है और बाकी पूरा एरिया बढ़ते जा रहा है. किसका? इजराइल का. तो वो तो ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ, अभी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या हुआ तुरंत वो मैं आपको पहले समझा दूँ. ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गाजा. ठीक है, ये टोटल 20 किलोमीटर लंबी जगह है और ये 4 किलोमीटर लंबी. ठीक है, 20 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर की जगह है. इसमें 2 मिलियन लोग एक साथ रहते हैं. ठीक है, तो आप जहाँ समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. अब गाज़ा में हुआ ये कि जब अल अक्सा मॉस्क कहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है, यानी अभी यहाँ इस जगह पे. ठीक है, अल अक्सा मॉस्क की इंसिडेंट के बाद, ठीक है, गाज़ा में इलेक्शन पार्टी किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है, गाज़ा में एक पैलेस्टीनियन ग्रुप है. ठीक है, उनकी गवर्नमेंट है और उन्होंने, ठीक है, इजराइल के ऊपर मिसाइल्स फेंकने शुरू कर दी. ठीक है, इस पार्टी का नाम है हमास, HAMAS. ओके, हमास ने मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए. इनके रिएक्शन में पहले तो आयरन डोम जो टेक्निक है इजराइल की, इजराइल ने उसको यूज़ किया हमास के रॉकेट्स को रोकने के लिए, और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएटरी अटैक्स किए. कहाँ पे? गाज़ा में. और वो अटैक अभी भी चल रहे हैं. जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि कल, ठीक है, पहले अनाउंसमेंट की इजरायली गवर्नमेंट ने कि जितने भी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स हैं, चाहे अल जज़ीरा हो, चाहे CNN हो, जिसका भी गाज़ा में ऑफिस है, ठीक है, वो सारे के सारे एक ही बिल्डिंग में हैं.
तो इजरायली गवर्नमेंट ने कहा कि इस बिल्डिंग को खाली किया जाए, हमें डर है कि इसमें हमास के लोग छुपे हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, वो बिल्डिंग गिर गई। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कहा यह जा रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है गाजा में, और इजरायली गवर्नमेंट चाहती है कि ये टीवी पे ना दिखाया जाए, एंड दैट इज़ वाई दे हैव डन इट। अब इसके रिएक्शन में, रिटेलिएशन में देखें, अब इस तरफ से, ऊपर की तरफ से, नॉर्थ तरफ से, ये कौन सी जगह है, ये है लेबनान। लेबनान से भी मिसाइल फेंक दिए गए इजराइल के ऊपर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझे, लेबनान में जो ये सदर्न एरिया है, सदर्न लेबनान, ये 1960s के बाद से ही, 1967 के बाद से ही एक तरीके से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का हब है, और इसके रिएक्शन में अब इजराइल ने यहाँ भी जो रेफ्यूजीज रह रहे थे उनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे का पूरा इशू जो है वो एक्सटेंड होते जा रहा है। इसको मैं वापस एक बार अगर समझाने आऊँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। देखिए, ये जो न्यूज़ है जो लेटेस्ट आई थी कि बिल्डिंग इन गाजा हाउसिंग मीडिया आउटलेट गिवन 1 hour टू इवैक्यूएट बाय द इजरायली मिलिट्री, और उसके बाद उन पर बॉम्ब फेंक दिया गया। ठीक है, अब ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई वो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखें, ये रहा आपका गाजा का एरिया, ठीक है, ये रहा वेस्ट बैंक का एरिया, ये जो पॉइंटेड एरिया है ये है जेरूसलम, जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है। आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं थोड़ा सा समझा दूं। इस मैप पे वापस आते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल अगर आप फेसबुक, इंटरनेट, गूगल कहीं कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप ये मैप बात देखते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसी हुई कि इस मैप को ढंग से देखिए। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, उसके पहले 1917 में ही ये जो पैलेस्टाइन का एरिया है, ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर के पास था। ऑटोमन एम्पायर से इसको ब्रिटिश आर्मी ने छीन लिया, और ब्रिटिश आर्मी भी कौन सी, यही ब्रिटिश इंडियन आर्मी गई थी, और इजराइल में जो अभी एक शहर है हाइफा, उसके ऊपर कब्जा किया था। कभी अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी फेमस सड़क है, एक घर है, तीन मूर्ति भवन। तीन मूर्ति भवन के सामने जो 3 मूर्तियाँ लगी हैं वो उन्हीं बटालियंस के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए लगी हैं जिन्होंने हाइफा में ये फतह पाई थी ब्रिटिश आर्मी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से पैलेस्टाइन का पूरा एरिया 1917 से ही किसके पास आ गया, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में। अब ये कहानी आगे चलती रही, और 1947 में बात ये हुई कि अब जो ज्यूज़ हैं, ठीक है, जो जायनिस्ट लोग हैं, जो ज्यू धर्म के लोग हैं, जो जायनिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जायनिज्म एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि आप हिंदू हो सकते हैं लेकिन हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट अलग है, उसी तरीके से आप ज्यू हो सकते हैं लेकिन जायनिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है। तो जायनिज्म के कॉन्सेप्ट के जो ओरिजिनेटर थे, ठीक है, वो लोग 1897 से ही ज्यूज़ के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, और उनका कहना था जेरूसलम और उसके आसपास के एरियाज़ में ही ये शहर होना चाहिए, और ये जगह जहाँ पे ज्यूज़ अपने लिए रह सकें आराम से। अब 1917 में जो यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बेलफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड बेलफोर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो भी इस बात का सपोर्ट करते हैं कि इजरायलीज़ के लिए पास अपना घर होना चाहिए, अपनी जगह होनी चाहिए। और इसी का आउटकम आप देखेंगे फिर कि 1948 में अंडर प्रेशर इनिशियली ब्रिटिश भी देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंडर प्रेशर फ्रॉम द ज्यू ग्रुप्स, जो ज़ायनिस्ट ग्रुप्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पहले 65,000 ज्यूज़ को लाके यहाँ बसाया गया, और धीरे धीरे यहाँ ज्यूज़ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जो पूरे एरिया में अरेबिक ओरिजिन के पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे, उनके लिए पास रहने की जगह नहीं बची। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान बनाया, और वो प्लान सबको बताया। ये वही प्लान है जिसको इंडिया अभी तक सपोर्ट करता है। ये प्लान क्या है, यूनाइटेड नेशन का प्लान ये कहता था कि जी पूरे हिस्से को 3 पार्ट में बांट दिया जाए। ये जो ज़मीन है जिसको पैलेस्टाइन कहते थे अभी तक, उसको 3 हिस्से में बांट दिया जाए। एक हिस्सा इजराइल को दे दिया जाए, और जिसमें ज्यूज़ रहेंगे, और वो होगा 55% ऑफ द टोटल लैंड मास। 44% एरिया पैलेस्टीनियन लोगों को दे दिया जाए, और 1% एरिया जहाँ पे जेरूसलम है, जेरूसलम वही जगह जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है, ठीक है, माउंट है, ठीक है, ये सारे एरियाज़ जो कि तीनों अब्राहमिकल रिलीजन के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, ये एक इंटरनेशनल सिटी बना दी जाएगी यूएन के कंट्रोल में। ठीक है, इजराइल इसके लिए रेडी हो गया, पैलेस्टाइन इसके लिए रेडी नहीं हुआ, और इसके इमीडिएटली बाद अरबिक कंट्रीज़ ने, 6 अरबिक कंट्रीज़ ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इस वॉर को इजराइल ने जीता, और जीतने के बाद उन्होंने और पैलेस्टीनियंस को फोर्स किया, और पैलेस्टीनियंस को इस वॉर के बीच में अलग अलग अरबिक कंट्रीज़ में भागना पड़ा। यही वो टाइम है जब पैलेस्टीनियंस जो हैं वो भागकर लेबनान की ओर भी जाने लगे। ये लड़ाई और चली। इसके बाद 1967 आया। 1967 में अरबिक कंट्रीज़ ने वापस से प्लान किया, और मिल के सीरिया, ठीक है, इराक, ठीक है, लेबनान, जॉर्डन, इन सारी कंट्रीज़ ने मिलके वापस से अटैक किया
इसराइल पे, और इस वॉर का आउटकम भी ये हुआ कि इसराइल फिर से जीत गया। इसको कहते हैं द फेमस 6 डेज वॉर। इस लड़ाई को जीतने के बाद इसराइल ने ये जो ऊपर आप नॉर्दर्न एरिया देख रहे हैं जहां से लेबनान की कनेक्टिविटी थी, ये एरिया पे भी कब्जा कर लिया, दिस इज है। और गाजा के अगल बगल का एरिया जो टर्की से कंट्रोल होता था, अब सिर्फ थोड़ा सा एरिया जो है वो इजिप्ट से, टर्की नहीं इजिप्ट से कनेक्ट होता है, बाकी पूरा एरिया जो है वो एरिया भी इसराइल ने कब्जे में अपने ले लिया। इसी को कहते हैं अल नकबा, ठीक है, इसको कहते हैं अल नकबा बिकॉज पैलेस्टीनियंस लोगों ने कहा कि ये उनके साथ सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। और इसके बाद से इजरायलीज जो हैं उन्होंने और बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया अपने। ये एरिया उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 1973 में एक योम किप्पुर वॉर भी हुई अरबिक कंट्रीज के साथ, लेकिन उसका भी कोई आउटकम नहीं निकला, और इजरायलीज धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कब्जा करते गए। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने ये कहा था कि पैलेस्टीनियंस के पास जो 22% ज़मीन बची है, वो 22% में से 7% वो और इजरायलीज को दे दें, और अगर खाली 15% उनको अपने पास रहने दें, तो इन रिटर्न डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियंस के एरिया में, गाजा में और वेस्ट बैंक में, याद रखिए इस एरिया को वेस्ट बैंक कहते हैं, जहाँ पैलेस्टाइन लिखा हुआ है इस एरिया को कहते हैं वेस्ट बैंक। इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे और गाजा में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 4 सालों में $50 बिलियन का। लेकिन ऐसा कोई सेटलमेंट हुआ नहीं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट गिर गई और बात आई गई हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब जेरूसलम पे अटैक होगा तो ये जो लेबनान का सदर्न रीजन है, ये वही एरिया है जहाँ पे 1967 में, ठीक है, पैलेस्टीनियन लोग भाग के गए थे रहने, और ये अभी तक बेचारे वहीं पे हैं। अब क्योंकि इन एरिया से भी मिसाइल छोड़े जाने की न्यूज़ आई है, तो बट नेचुरल है कि इजराइल अब यहाँ भी अटैक करेगा, और उसका आउटकम ये होगा कि सदर्न लेबनान में अगर अटैक हुए रेफ्यूजी कॉलोनीज़ में, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कॉलोनीज़ में, तो उसके बाद लेबनीज़ गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर लेबनीज़ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो सीरियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, और अगर सीरियन गवर्नमेंट और लेबनीज़ गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, नो वन रियली नोज, क्योंकि मिडल ईस्ट फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां 1973 में था। एंड दो फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हें 1973 के मिडल ईस्ट के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि आप 1973 में मिडल ईस्ट की क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई थी कि वर्ल्ड में डिप्रिसिएशन आ गया था उसके कारण, ठीक है, वर्ल्ड के सारे मार्केट गिर गए थे। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने तेल का सप्लाई रोक दिया था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। आज भी अगर इंडिया में आप सुनते होंगे कि इंडिया इज़ प्लानिंग कि हम 90 दिन का ऑयल रिजर्व रखेंगे। ये ऑयल रिजर्व रखने के जो पूरे कहानियां हैं, जो पूरा सिस्टम है, वो डेवलप ही इसीलिए हुआ था 1973 के इवेंट के बाद। सो 1973 का इवेंट वापस से वो सिचुएशन ना आए उससे पहले वर्ल्ड डेमोक्रेसीज और वर्ल्ड की जो बड़ी पावर्स हैं दे हैव टू टेक सर्टेन एक्शन, और अगर उन्होंने एक्शन अभी नहीं लिया तो गाजा में और वेस्ट बैंक में जितने लोगों की जानें जाएंगी वो तो अलग ही बात है, बट अगर ये पूरा इशू क्राइसिस बढ़ी तो इसका लास्ट टर्म कॉम्प्लिकेटेड इम्पैक्ट जो है वो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अलावा वर्ल्ड पे भी होगा। सो दैट इज सम अंडरस्टैंडिंग विच इज़ बेसिक फॉर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा फॉर दो स्टूडेंट जो अल अक्सा मॉस्क वाले कॉन्सेप्चुअलिटी से थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे थे, उनको मैं बता दूं, देखिए प्रॉब्लम कई लोगों को मैंने अभी जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने समझाई थी। देखिए हुआ क्या है कि 9 मई, ठीक है, 1967 मैंने बताया था 1967 की वॉर, उस वॉर को किस दिन इन लोगों ने जीता था इजरायलीज ने, वो था डेट 9 मई। और इस बार देखिए 9 मई जो था वो रमज़ान का 27वां दिन था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एक तरीके से, ठीक है। सो इस दिन अल अक्सा मॉस्क में सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रेयर करने जाते हैं। अब अल अक्सा मॉस्क के एग्जैक्टली ये जो टूम है, ये टूम के एग्जैक्टली नीचे अंदर वो स्टोन है जिसके ऊपर बोला जाता है कि वो जुडाइज़म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस्लाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से रूल ये कहता है कि इस पूरे मॉस्क के प्रीमाइसेस में कोई भी ज्यू कभी भी एंटर नहीं करता है। लेकिन इजराइल में पिछले कुछ दिनों में एक नई राइट विंग ग्रुप है जिनका कहना है कि नहीं वो एंटर करेंगे। अब प्रॉब्लम यही थी कि उन्होंने प्लान किया था कि वो 9 मई को एंटर करेंगे। इसके लिए पहले अनाउंसमेंट कर दी थी इजरायली गवर्नमेंट ने कि वो किसी को एंटर नहीं करने देंगे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट आप देखेंगे कि उन्होंने फिर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि मुस्लिम्स भी, यूजुअली यहाँ 75,000 मुस्लिम एक बार में प्रे करते हैं, उन्होंने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि यहाँ सिर्फ 10,000 मुस्लिम्स ही प्रे करेंगे। तो एक वो फ्रस्ट्रेशन ग्रज डेवलप हो गया और लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में, राइट विंग जायनिस्ट ग्रुप के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पहुँच गए। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की और वहाँ पे फिर क्राइसिस की सिचुएशन आई, और उसके बाद उन लोगों को बचाने के लिए इजरायली आर्मी जो है वो इस मॉस्क के अंदर घुस गई और मॉस्क के अंदर उन्होंने फायरिंग कर दी और वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई थी।
आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल अक्सा मॉस्क से क्यों क्राइसिस शुरू हुई, एग्जैक्टली क्या हुआ था जमीन पे। इसके बाद भी अगर कोई क्राइसिस हो तो गेट इन टच, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन मच मोर डिटेल। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। अगर कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन, कोई और डिफिकल्टी हो तो गेट इन टच, ट्राई टू अटेंड मोर एंड मोर सेशंस एंड इवॉल्व योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट। जाने से पहले अगेन एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ कि अभी अगर अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप 26 मई के पहले लें, क्योंकि आपको एडेड बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसका दाम 1,02,000 रुपये है, तो वो सिर्फ 76,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। मेरे को पता है इतने सस्ते में अदरवाइज सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। कोविड का टाइम है, यू हैव सर्टेन मंथ्स लेफ्ट विद यू, मेक श्योर कि उसको प्रॉपरली यूज करें, जल्दी सब्सक्रिप्शन लें एंड गेट स्टार्टेड विद योर स्टडीज। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। ओके, एंड वॉच द आफ्टरनून सेशन ऑल्सो, ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर का होगा। थैंक यू।